नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे और मैं हूं आफ्ताब आलम। आज हमारे साथ खास मेहमान और खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता अख्तरुल इमान साहब। उनसे मुकम्मल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहला सवाल सर ये आपसे कि वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर जिस तरीके से कानून तो पास हो गया, लिहाजा अब मतलब सुनवाई भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ उम्मीद भी जगी है, अगली सुनवाई 5 तारीख को है। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कि वक्फ के कानून को हम लोग काला कानून कहते हैं और अब तक जितने कवानीन बने हैं पार्लियामेंट में, इस तरह मुसलमानों को निशाना बनाकर कोई कानून नहीं बनाया गया। तलाक का कानून बना, लेकिन उसमें मामला है कि हम अपने मजहबी इदारों से उसको तय कर लेते हैं। NRC का मसला करके मुसलमानों को निशाना बनकर बनाया गया था, लेकिन आसाम में राज खुला कि मुसलमानों से गैर मुसलमान ज़्यादा इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन ये तलाक का कानून एक तो ये है कि दस्तूर हिंद को सामने में रखकर ही पार्लियामेंट और असेंबली को कानून बनाना है, उससे आगे नहीं, आवारा गर्दी नहीं, बल्कि एक लगाम है। तो ये भारत के संविधान की धारा 14, धारा 19, धारा 25, 26, 29, 30, जिसमें कानून के नज़र में सब बराबर हैं, मजहबी लोगों को आज़ादी है, बल्कि और भी दूसरी धारा है जिसमें माल की आज़ादी है, मजहबी इदारे चलाने की आज़ादी है। तो ये सारी धाराओं पर इसका पढ़ाव हुआ है और मज़हब की आज़ादी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इस सारे कवानीन को तोड़ा गया है और ये कानून बनाया गया है। मसलन आप नॉन मुस्लिमों के जो वक्फ की मिल्कियत है, जो न्यास परिषद है और दूसरे औकाफ की जो जायदाद है, उसमें किसी मुस्लिम को आप मेंबर नहीं कर रहे हैं, बना रहे हैं और बनाना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप मुसलमानों के वक्त में नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाह रहे हैं। आपने सदन में पिछले दिनों जब सदन चल रहा तो आपने कहा था कि वक्फ बोर्ड की कई ज़मीन जो है कई लोगों के कब्जे में है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हुकूमत की नाअहली के नतीजे में ये जो कुछ भी औकाफ की ज़मीन पर कब्जा हुआ है, हुकूमत के दलालों ने किया है और हुकूमत की सह पर किया है। अगर वक्फ एक्ट 1993 को देखेंगे या 2013 को देखेंगे तो औकाफ की जायदाद जो 100 साल से भी अगर किसी के नाजायज़ कब्जे में है तो उसको मुवर्रा, उसको आज़ादी करने की बात कही गई है। ये तो ये है कि इसको पब्लिक लैंड डिक्लेयर करना चाहिए था। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं यतीमों के लिए है, बेवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, इबादत खाने के लिए है, तो आप इसमें लिमिटेशन एक्ट भी ला दिए हैं। मामला ये है कि इनको आप जिस तरह से सरकारी ज़मीन है 100 साल भी कब्जा रहे तो कब्जा नहीं माना जाएगा, फ़ौरन उसको हटाया जाएगा। ठीक वक्त की ज़मीनों को भी इस तरह हटाना चाहिए। लेकिन मैं देखूंगा कि उस वक्त होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी भी रहे माइनॉरिटी के लोग, यहाँ भी रहे, लेकिन वक्त के कब्जे को मैं चूँकि खुद बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ और मैंने वहाँ पर देखा है कि किस तरह से लोगों ने वहाँ पर सोगरा वक्फ स्टेट की ज़मीन पर कब्जा किया है, किस तरह से यहाँ आप देखेंगे कतवाली की मस्जिद के पास औकाफ की ज़मीन पर कब्जा हुआ है। तो नाजायज़ कब्जे तो बहुत हैं, हुकूमत की शय पर है, हुकूमत के बहुत सारे इदारे इसमें बने हुए हैं। इसलिए औकाफ को और पावर देना चाहिए था। चाहिए जाए कि औकाफ को और पावर देते, इसकी ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ करने की बात करते। आप लिमिटेशन एक्ट ला करके 12 साल तक किसी का कब्जा हो तो बिल्कुल अदालत का मामला पड़ जाएगा। तो इससे तो वक्फ की पूरी ज़मीन जो जायदाद है, बहुत सारी ज़राअत की ज़मीन है हमारी, बहुत सारी गैर आबाद ज़मीन है, ये तो सबके कब्जे में चली जाएगी। इसलिए मोदी जी ने इससे 2 काम किया। एक तो मुसलमानों के कारोबार लूटे, नौजवानों के सीनों पे गोलियां चली, मुसलमान घबराया हुआ है, पर कैपिटा इनकम कम है, पूरे मुल्क में इनकी माली हालत सबसे कमज़ोर है। अभी बिहार में लेटेस्ट जो मुख्यमंत्री जी ने जाति आधारित गणना कराया है, उसमें सबसे ख़राब तरीन हालत अगर किसी की आई तो मुस्लिम माइनॉरिटी की आई है। मुस्लिम माइनॉरिटी को 3,68,000 नौकरी मिलनी थी, जहाँ 1,63,000 नौकरी मिलकर 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा गया है। कच्चे मकान, पक्के मकान, आमदनी, एजुकेशन, सब में मुसलमानों का पैरामीटर सबसे नीचे है। तो ऐसी सूरत हाल में तो मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोग्राम होने चाहिए थे। मोदी जी ने स्कॉलरशिप बंद कर दिया, माइनॉरिटी स्कूलों को एड बंद कर दिया, उर्दू की हालत ख़राब कर दी, माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी इंस्टीट्यूट थे सबको आपने कमज़ोर करके रख दिया है और आप मुसलमानों के हितैषी हो गए। ये हितैषी नहीं है। ये तो हमारी औकाफ की जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। और दूसरी की जो बदनीयती है, बिहार के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके बारे में जब पत्रकारों ने एक सवाल किया तो आपत्तिजनक तरीके से उन्होंने जवाब दिया। इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, मैंने सुना है कि आरिफ साहब ने खुद वो कहा है कि मेरे कहने का अंदाज़ वो नहीं था, मैं पत्रकारों की तरफ इशारा करके कह रहा था। लेकिन ताहम MLAs को कहते हैं माननीय और गवर्नर को कहते हैं महामहिम, इज्जत माआब कहते हैं जी। उनका जो ओहदा है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। जो मुल्क में राष्ट्रपति का ओहदा है
स्टेट में गोया उसका वही दर्जा है। जी। उनकी बोली भाषा बहुत संयमित और सभ्य होनी चाहिए। इससे लगा है कि कहीं ना कहीं जो आम तौर पर दूसरे राजनेता होते हैं जो उन्माद फैलाने वाली भाषा बोलते हैं, और बीजेपी में तो बहुत सारे लोग उन्माद फैलाते हैं, हरचंद की बीजेपी से उनका रिश्ता रहा है, लेकिन उनकी भाषा भी ऐसी होगी, लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। इतनी अमर्यादित शब्द उनकी ज़बान से निकल आएगी, लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी आरिफ मोहम्मद खान साहब से। देखिए, लगातार एक सवाल और है कि जदयू में लगातार नीतीश कुमार का साथ छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। मास्टर मुजाहिद साहब जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, आपके साथ एक मंच पर दिखाई भी पड़े, तो क्या लगता है, क्या किस तरह से देखते हैं इसको आप? नहीं, किशनगंज की आवाम लायक के साथ मुबारकबाद है कि किशनगंज में एनडीए के अलावा तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज ने और तमाम तर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने साझा तौर पर इस काले कानून की मुखालिफत की। वहाँ के हिंदू मुस्लिम सबका समर्थन उसको वहाँ से दिखा। और एक दिन पहले मुजाहिद साहब ने जदयू से रिज़ाइन किया, तो जाहिर है कि सांप्रदायिक पार्टियों से छूटकर अगर मेन स्ट्रीम में सेकुलर आइडियाज़ के साथ अगर काम करना चाहते हो तो उसको सम्मान देना चाहिए। तो हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि उसने कम अज़ कम एक ऐसी पार्टी जो एक बीजेपी तो बात करती है, एक है तलवार लेके खड़ा एक दुश्मन है, लेकिन जो शरबत में जहर मिला के पिलाए वो तो उससे ज़्यादा बड़ा दुश्मन है। तो ये जो नीतीश कुमार जो हमेशा अपने आप को सेकुलर कहते हैं, मिस्टर क्लीन कहते हैं, इसके राज से ज़्यादा करप्शन कहीं बढ़ा ही नहीं, इससे ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ में अफसरशाही कभी बढ़ी ही नहीं। तो ये तो करप्शन का पुलंडा है इनके पास। और इन्होंने बड़े धीमे अंदाज में, है ना, बारूद बिछाया। इन्होंने एनआरसी में साथ दिया बीजेपी का, इन्होंने 370 में बीजेपी का साथ दिया, तलाक बिल में यानी एंटी मुस्लिम जितने भी कानून बने हैं अब तक, उन्होंने तो बीजेपी का साथ दिया है। इस पर बड़ी उम्मीदें थी लोगों को। हमारे कुछ लोग थे नादान किस्म के, बड़ी उम्मीद करते थे, नहीं साहब, हम लोग शुरू दिन से कह रहे थे कि साहब मेरा 15 दिन उसकी पार्टी में रहने का मौका मिला है। मैंने करीब से देखा है कि निकाह किसी से, वफा किसी से, टिकट मुझको दिया था और बीजेपी को जिताने का प्रयास कर रही थी पार्टी। तो मैं शुरू दिन से जानता हूँ इनको, इसलिए मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। इसलिए वो जो कुछ किया, देर से उठाया गया कदम बेहतर कदम है। तो मास्टर मुजाहिद साहब जैसे लोग अगर पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, आपके एक मंच पे भी साथ में दिखें, तो क्या इस्तकबाल स्वागत करेंगे? भाई, हमारी पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, हमारी ईदगाहें और कब्रिस्तान और मसाजिद अलग अलग नहीं हो सकते, है ना, इख्तलाफात हो सकते हैं। अब ये मामला तो उनसे पूछिएगा वो किधर जाना चाहते हैं। अगर हमारी तरफ आना चाहेंगे तो हम लोग सोचेंगे उसके बारे में, पहले उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, एक बयान आया है चिराग पासवान का कि अब केंद्र की राजनीति छोड़कर इस्तीफा देकर बिहार के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। खबर यह भी है कि शायद किसी पार्टी के साथ मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट होना चाहते हैं, प्रोजेक्ट उनकी पार्टी भी करना चाहती है। क्या लगता है? एनडीए के लोगों के बोली भाषा का कोई विश्वास नहीं है। ये तो सत्यानाश कर दिया अपने पिता के राजनीतिक विचारधारा का, है ना। दलितों का जिन लोगों ने शोषण किया है, जिन लोगों ने दोहन किया है, दलितों को जिन लोगों ने अपमानित किया है और निज स्वार्थ के खातिर उसी के साथ जुड़ गए, है ना। तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर आप दलित राजनीति की विचारधारा को देखेंगे और आरएसएस और बीजेपी को विचारधारा को देखेंगे तो दरिया के दो पार्ट हैं। दलित नेताओं ने, जिन लोगों ने निज स्वार्थ के खातिर भाजपा जैसी पार्टियों से हाथ मिलाया है, उसके निज स्वार्थ की पूर्ति तो हुई होगी, उसकी मनोकामना पूरी हुई होगी, लेकिन जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या आज मैं बताऊं, शेड्यूल कास्ट को जो 20% आबादी है बिहार में, और उनको सरकारी नौकरी मिलनी थी 4,11,000, 2,91,000 नौकरी मिली, 1,10,000 से ज़्यादा नौकरी उनकी छीन गई। कभी बोल सके ये? दलितों की झोपड़ियाँ अभी भी सड़ी हुई हैं, बच्चों को स्कूल नहीं मिल पा रहा है, हमारी माएँ वहाँ दलित माएँ आज भी दवा के बगैर मर रही हैं, दलित की बस्तियों में आज तक सड़कें नहीं पहुँची है, बिजली नहीं पहुँची, सफाई नहीं है। क्या ये इशू बन सके? आप दलित का नाम लेकर अपने आप को दलित का नेता कह लीजिए आप, लेकिन दलितों के दर्द से आपका सीने में अगर कोई दर्द नहीं है तो दलित का नेता आप नहीं बन सकते। कि अभी वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन साफ है कि इन्होंने ये भी कहा कि वक्त वोट के मामले में जिस तरीके से कानून तो देश में पास हो गया है और इन्हें फिलहाल के वक्त में अभी सुप्रीम कोर्ट पर जो न्यायालय में जो है कि कार्रवाई चल रही है उस पर भी बेशक इनको इंतजार है। अब देखना होगा कि एमआईएम जो पार्टी है ये आगे विधानसभा इलेक्शन 2025 के जो होंगे उनमें किन के साथ जाएंगे, इसके लिए वक्त का इंतजार। लिहाजा इतना तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी बिहार की सियासत चल रही है, अभी इसमें बहुत सारे बदलाव ज़रूर देखेंगे। कैमरा पर्सन मदन कुमार के साथ आफ्ताब आलम, मंथन टुडे, पटना।